ओके, सो आगे हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में बहुत काम आता है। तो दोनों कनेक्टेड है, तो हम इस पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो बेसिकली द मैट्रिक्स obtained by replacing each element of A by its corresponding cofactor is called cofactor matrix। और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो उसे एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ये सब क्या डेफिनेशंस हैं। तो दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला है कोफैक्टर मैट्रिक्स और दूसरा है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने को माइनर्स और को फैक्टर्स का जिक्र किया था। तो को फैक्टर्स क्या होते थे? बेसिकली वो जो सब डिटर्मिनेंट होता था, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का रो और कॉलम काटने के बाद जो छोटा डिटर्मिनेंट बचता था उसके बारे में। तो ये 2x2 और 3x3। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले 3x3 से चालू करते हैं, ठीक, और फिर 2x2 पे भी बात करते हैं, क्योंकि 3x3 डिटर्मिनेंट पे आपको प्रैक्टिस है काफी, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो लेट्स से हम सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं पहले। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे? आपको याद है? एक्सपांडिंग अलोंग रो वन। हम लोग वन के साथ मल्टीप्लाई करते थे ये एक वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 × 3, ऐसा कुछ करते थे, और पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाते थे। तो जो उसी को हम को फैक्टर कहते थे एक्चुअली। तो अगर मुझे इस एलिमेंट 1 का को फैक्टर निकालना है, तो इस एलिमेंट 1 का को फैक्टर का मतलब होता है सबसे पहले इसकी पोजीशन, तो -1 की पावर i प्लस जे। तो i भी 1 है इसके लिए, j भी 1 है, 1,1 है, तो ये इवन पोजीशन पे है, मतलब इसका वैल्यू +1 रहेगा। ठीक, i और j दोनों 1 है इसके लिए। तो सबसे पहले तो को फैक्टर का साइन प्लस की माइनस, और फिर इसका रो और कॉलम काट देते हैं हम लोग। तो ये जो सब डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू होगा -1 मल्टी, मतलब ये सब डिटर्मिनेंट, तो इसका वैल्यू होता है -1 × 1 -0 × 3। तो ये आ गया इतना। तो ये तो माइनर है, ये कहलाएगा माइनर, और को फैक्टर का मतलब होगा इसकी पोजीशन के हिसाब से हम प्लस और माइनस लेंगे। तो ये प्लस पोजीशन पे, तो +1 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसीलिए को फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा है ये, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का को फैक्टर है -1, और माइनर जो होता है वो भी -1 है। ऐसे ही हम लोग मूव ऑन करते हैं, एक एक करके हम लोग हर एलिमेंट का को फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपना जो एलिमेंट है 1,2 पे जगह पे बैठा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे एक एलिमेंट बैठा है 0। तो इसकी पोजीशन क्या है? i, j क्या है इसके लिए? i प्लस j इसके लिए है, i है इसके लिए 1, j है इसके लिए 2। तो ये -1 की पावर 3 है, मतलब ये -1, तो नेगेटिव साइन के साथ हम इसको कंसिडर करेंगे। और फर्दर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करने के बाद जो सब डिटर्मिनेंट बचेगा, मतलब इन नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये होगा 2 0 0 1, तो इसका वैल्यू आता है 2। सो 2 जो आया है वो माइनर कहलाता है, और पोजीशन की वजह से जो एक नेगेटिव आया है उसको अगर कंसिडर करें तो को फैक्टर, को माइनर को फैक्टर, हमने दो चीजें पढ़ी थी डिटर्मिनेंट में। सो जो एलिमेंट है अपना 0, उसका को फैक्टर हो जाएगा -2। फिर थर्ड चीज, जब हम इसको तीसरे वाले एलिमेंट पे बात करेंगे, तो सिमिलरली इसका रो कॉलम काटा, तो इसका वैल्यू आता है 6। पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है, तो सिंपल हम +6 लेंगे। अच्छा, आपको याद है ये मतलब 0 1 0 और 2 इनसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे को फैक्टर्स। अगर हम इससे को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता था, है ना? इसी को बोलते थे एक्सपांडिंग अलोंग रो वन। तो वो चीज बाद में आएगी, मैं उस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल जो है इस तरीके से हम लोग को फैक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे इस एलिमेंट 2 का को फैक्टर क्या होगा? तो इसकी पोजीशन नेगेटिव है, तो एक माइनस, और फिर ये नंबर्स माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट 0 2 3 1, तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6। तो यहाँ पे लिखा है +6। सिमिलरली इसको हम पूरा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल आप अच्छे से देखो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कोई सिली मिस्टेक नहीं, सारे आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। इसका को फैक्टर निकालना है, तो इसका पोजीशन है प्लस, फिर इसका रो और कॉलम काटा, तो क्या बचेगा? 1 2 0 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? +1। तो ये आ गया अपना यहाँ का आंसर +1। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और इसका
कोफैक्टर आएगा, पोजीशन काटा रो कॉलम का, इसका नेगेटिव पोजीशन है तो माइनस और फिर 1 0 0 3। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप हर एलिमेंट के लिए करते जाएंगे और आपको पूरा एक नया मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होकर मिलेगा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हो, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, तब जाके ये अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलता है। तो इसका फर्स्ट रो बन गया इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट एंड कोफैक्टर। 2x2 में तो बड़ा आसान होता है। देखो अब 2x2 की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तो ये प्लस पोजीशन है, इसका रो कॉलम काटा, सिर्फ एक ही नंबर बचेगा 5, तो हमने 5 एज इट इज लिख दिया विद द पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे, i भी 1 है, j भी 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो 3 के लिए हम लोग कोफैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। इस 3 के लिए कोफैक्टर, तो इसका पोजीशन क्या है? इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे लिखा हुआ है ये, तो ये नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर होगा। सो नेगेटिव साइन के साथ इसका रो कॉलम काट लेते हैं फटाफट। रो काटा कॉलम काटा, तो ये आ गया 1, नेगेटिव ऑफ 1, तो यहाँ पे ये लिखा है। फिर थर्ड, इस 1 के लिए आंसर आएगा -3, नेगेटिव वो पोजीशन की वजह से, और अपना 3 जो नंबर लिखा हुआ है। और फाइनली ये 5 का कोफैक्टर आएगा 2, पोजीशन की वजह से प्लस है और अकॉर्डिंग। तो अपने को साइन भी लेना है। माइनर जब हम लेते थे तब हम साइन कंसीडर नहीं करते थे, कोफैक्टर में हम लोग साइन भी देखते हैं। तो ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसको एडजॉइंट बोलेंगे। तो दिस इज हाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिए a इंटू एडजॉइंट ए, और साथ ही साथ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए। मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में a और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करके देखो क्या निकल के आता है। सेकंड एग्जाम्पल में भी a और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करके देखो क्या निकल के आता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आएगा। और एक्चुअली डिटर्मिनेंट चैप्टर में जब को फैक्टर्स और माइनर्स पे हमने चर्चा की थी, वहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखा था, एक प्रॉपर्टी, या इनफैक्ट 2 प्रॉपर्टीज हमने नोट करके लिखी थी। वो उसकी वजह से, उन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पे वो रिजल्ट बन के आएगा, जो रिजल्ट आप लोग खुद से डिराइव करो, ठीक। तो पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो जो लोग कर चुके हैं, जो ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुके हैं, उन लोगों को समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में जब आपने a इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया होगा, या फिर इनफैक्ट आपने एडजॉइंट a इंटू ए भी कैलकुलेट किया होगा, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आया होगा। आपका आंसर आया होगा, जैसे मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, 2 और 3 को इसके साथ कर दिया, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 7। फिर सेकंड के साथ करेंगे तो आएगा 0, थर्ड के साथ करेंगे 0, फोर्थ के साथ 7। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया होगा। सेकंड पार्ट में भी आपने सिमिलरली परफॉर्म किया होगा, तो सेकंड पार्ट में आपका आंसर आया होगा, a इंटू एडजॉइंट ए का आंसर आपका आया होगा 11 0 0 0 11 0। सेकंड पार्ट में आपका आंसर आया होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो दोनों ही केस में आपका आंसर जो आया है एक स्केलर मैट्रिक्स आई है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स आई है जिसमें डायगोनल पे इक्वल एलिमेंट्स बैठे हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो इनफैक्ट हम लोग इसको कॉमन निकाल के ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 7 टाइम्स आई, जहाँ पे आई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। सेकंड वाले पार्ट में आंसर आया 11 टाइम्स ऑफ आई, जहाँ पे आई एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो पता है क्या, इसी को मैं जनरलाइज करके एक्चुअली एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एनी मैट्रिक्स, for any square matrix A, this is a very important formula. The product of a matrix by its adjoint, किसी भी ऑर्डर में, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर आप किसी को भी ले सकते हो। A को लेफ्ट में, एडजॉइंट A को राइट में रख सकते हो, या फिर एडजॉइंट A को राइट में और A को लेफ्ट में रख सकते हो। For any matrix, the product of it by its adjoint is actually determinant A times I. डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को दर्शाते हैं। चेक करो, इस एग्जांपल में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 7 है, सेकंड एग्जांपल में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 है।
प्लीज वेरीफाई दिस। सो आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला दिस। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद करने की मैं एक अलग टेक्निक बताऊंगा कुछ ही देर में। फिलहाल बस मैं आपसे डिराइव करवाना चाहता हूँ या आपसे प्रूफ या वेरीफाई करवाना चाहता हूँ कि ये वाकई में करेक्ट फॉर्मूला है। और इनफैक्ट ये उस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने दो रिजल्ट लिखे थे। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को आप उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स इसीलिए डिटर्मिनेंट बन के आए हैं। और अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आंसर 0 आता है। इसीलिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स आए हैं वो 0 आए हैं। ठीक, तो जो मैंने बोला अभी पिछले 20 सेकंड में, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात। ठीक, तो हमें एट द एंड ऑफ द डे इस रिजल्ट को समझना है बस। ठीक है, कि क्या रिजल्ट है, उसको याद कैसे रखना है वो मैं अभी बताता हूँ। बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। ठीक, तो वो रिजल्ट हम लोग इनवर्स में भी पढ़ लेंगे अभी। सो इनवर्स क्या होता है, पहले तो इनवर्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट आई है, तो हम लोग बोलते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये इसको हम लोग रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इनवर्स मैट्रिक्स को रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। देखो बात यह है, मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करना जानते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। पर क्या कभी हमने अभी तक बात की दो मैट्रिक्स का डिवीजन, ए डिवाइडेड बाय बी। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करना इज मीनिंगलेस, हम लोग दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो डिवीजन वाला चीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आया है या इनवर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो रियल नंबर से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी रियल नंबर 3 में कुछ मल्टीप्लाई करना है, लेट से मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और लेट से मुझे 5 डिवाइड करना है तो मैं इस तरीके से 5 डिवाइड कर देता हूँ। अब लेट से कोई बोलता है कि भाई डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता हमें, वी डोंट नो व्हाट इज़ डिवीजन। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ठीक है 5 से डिवाइड मत करो, एक नंबर कंसिडर करो 1/5 और इस नंबर से आप लोग कर लो इसको मल्टीप्लाई। बात तो सेम ही हो गई ना कि 3 को हम लोग 5 से डिवाइड करें या फिर 3 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका वैल्यू है 1/5। अब आप बोलेंगे सर 1/5 भी तो डिवीजन है, तो हमको क्योंकि वैल्यू पता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे लेट से 0.2। सो 3 को 5 से डिवाइड करने की बजाय अगर मैं 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो सेम ही रहेगी। तो इस पूरे डिस्कशन में जो 0.2 है इसको हम लोग बोलेंगे 0.2 इज इनवर्स ऑफ 5 या फिर 0.2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5। आप ऐसे जानते हो ना, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, दैट इज 0.2। तो अगर मैं डिवीजन नहीं कर सकता तो मैं इनवर्स का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, मैं उस मैट्रिक्स का एक इनवर्स डिफाइन करूंगा और उस इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा वहाँ पे जहाँ पे मुझे डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो इनवर्स इज बेसिकली रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में। तो आप लोग ये भी समझ सकते हो, हाँ सर अब लॉजिकली समझ में आ रहा है कि भाई a इंटू बी आइडेंटिटी, आई तो जो है वो 1 का काम करता है। तो सपोज 3 और 1/3 इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, रियल नंबर्स में बात कर रहा हूँ, 3 और 1/3 का प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3 या फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर दो मैट्रिक्स इस तरीके से होती है जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है, तो हम बोलते हैं ए का इन्वर्स है बी, बी का इन्वर्स है, और हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं और ये सिंबल्स वही हैं जो हम रियल नंबर्स में जैसे यूज़ करते हैं। तो b की पावर -1 है ना, तो इसको 1/b मत लिखना, ये नोटेशन मतलब ये लिखना गलत हो जाएगा, टेक्निकली इसको गलत बोल लेंगे, बट हाँ हम लोग मन में यही सोचेंगे कि यार ये काम तो 1/b का ही कर रहा है। ठीक है, सो काम 1/b का क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि a और 1/a को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लॉजिकली दिमाग क्या बोलता है, सर a से कट गया आंसर 1 आ गया। तो ये रियल नंबर्स में, मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स में हम बोलेंगे कि अगर मेरे को a और a इनवर्स का प्रोडक्ट लिखा है
तो मैं आंसर आइडेंटिटी दूंगा। जो मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है मैं इस पे भी चर्चा करता हूँ आगे। फिलहाल हम लोग फटाफट प्रॉपर्टीज पे शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो डेफिनेशन यही है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स का इनवर्स जो होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है। लॉजिकली सोच लो, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है। तो 3 का रेसिप्रोकल लेने के बाद रेसिप्रोकल लूंगा तो ओरिजिनल वही आ जाएगा ना जहां से शुरू किया था। तो रियल नंबर में जैसा खेल चलता है वही मैट्रिक्स में चलता है। तो इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन ही है, एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर आई आएगा। डेफिनेशन ही है ना, वही तो डेफिनेशन होती है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है सो एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो इनवर्स मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ए होता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कैसे प्रूव करेंगे आप? तो प्रूफ आप लोग करेंगे यहीं से जहां से हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। तो उसका प्रूफ ऐसे वर्क करता है, इफ ए इंटू ए इनवर्स इज आई। अभी सेकेंड पॉइंट में हमने बात की, अगर ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट है आई, ये दोनों मैट्राइसेस इक्वल हैं, आई कैन टेक डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके डिटर्मिनेंट वैल्यू भी इक्वल होंगी। आई का डिटर्मिनेंट होता है 1 और मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट बढ़ जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट जो है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाएगा और आइडेंटिटी का तो डिटर्मिनेंट 1 होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए multiplied by determinant of A inverse is 1. This means A inverse का determinant 1/determinant A होता है। So ये अपना एक important result, determinant of A inverse is 1/, यहाँ मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, आप ऐसे statement याद रखो, एक inverse of the determinant of the inverse statement ये है, determinant of the inverse of a matrix is इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा इजी सा स्टेटमेंट है, ठीक है, सुनिएगा। इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वही डिटर्मिनेंट का इनवर्स होता है। समझ में आया? जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट है। अब इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब रेसिप्रोकल की हम बात कर रहे हैं, 1/ की बात कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा कुछ। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे ट्रांसपोज में पढ़ा था, ट्रांसपोज में जैसे पढ़ा था रिवर्सल लॉ, वैसे ही इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। तो क्या होता था रिवर्सल लॉ? मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाएगा बट ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो ये हम 2 पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 5 पे भी होता है। तो मैं अगर जनरलाइज करूं तो ए बी सी डी पूरे का इनवर्स लेना है तो ये इनवर्स बढ़ जाएगा बट इट विल रिवर्स द ऑर्डर, इट विल रिवर्स द ऑर्डर। कैन यू प्रूव इट? इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2 के लिए प्रूव करते हैं, 3 4 5 सबके लिए अकॉर्डिंगली प्रूफ होगा। उसका प्रूफ सिंपल सा ये है, सिंपल सा प्रूफ ये है, इफ यू वांट टू स्टडी द इनवर्स ऑफ ए बी, लेट से हम लोग इसको एक्स बोल देते हैं। जिस भी चीज़ का हमें इनवर्स स्टडी करना होता है हम लोग उसको एक नाम देते हैं, लेट से दिस इज एक्स। सो वी आर क्लेमिंग दैट एक्स इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इसका इनवर्स ये है। क्या अपना क्लेम सही है? क्या वेरीफाई कर सकते हो? तो वेरीफाई कैसे करेंगे? x और x इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। x की वैल्यू है ए बी, x इनवर्स की वैल्यू है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स जो होता है ये होता है आइडेंटिटी, ए आई ए इनवर्स। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, ऐसे ही 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आप लोग अकॉर्डिंगली प्रूफ कर सकते हो। दिस वाज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये वाली अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दिस इज अवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी ट्रांसपोज की तरह है कि जो अपना लैम्डा है, अब उसके स्केलर के बारे में बात करते हैं। तो लैम्डा टाइम्स ए का जो इनवर्स होगा वो ए इनवर्स अपॉन लैम्डा होगा। इसको प्रूफ करें। प्रॉपर्टी इज दिस इज इक्वल टू 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप लोग जिसको भी स्टडी करना चाहते हो उसको x बोल दो। मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ? अपना क्लेम ये है कि इसका इनवर्स जो होगा वो ये होगा। क्या अपना क्लेम सही है? चेक करने के लिए देख लो, x और x इनवर्स का प्रोडक्ट होगा लैम्डा ए इंटू 1/लैम्डा ए का इनवर्स। अभी लैम्डास तो स्केलर ही है, इनको हम लोग ऐसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं।
तो ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और ए इनवर्स जो ए होता है वो आई होता है, करेक्ट। सो दिस इज अवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होता है। द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज। इस मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट से आप इनको याद रख सकते हो प्रॉपर्टीज को। प्रूफ सिंपल सा रहेगा, ये आपका प्रूफ रहेगा। तो प्रूफ का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आपको प्रूफ करना है तो आपका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, यू टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक, यू टेक सिंपली टेक द ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। सो वी हैव टेकन द ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब ट्रांसपोज तो मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है पर ऑर्डर चेंज कर लेता है, तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ए ट्रांसपोज और एक लिखी है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये डेफिनेशन नहीं हो गई। ए ट्रांसपोज में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है और आंसर आई आ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज दैट थिंग जो भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। आई रिपीट, अगर मैं ए ट्रांसपोज में कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ और आंसर आई आ रहा है, तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, जो कुछ मैंने मल्टीप्लाई किया है, वही ए ट्रांसपोज का इनवर्स रहा होगा। सो दिस इज लॉजिकली प्रूफ ऑफ सिक्स्थ पॉइंट, इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी अपने आप, और कुछ हद तक के इनवर्स और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है ना, कुछ हद तक के। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार पॉइंट, जो मैंने आपको बोला था। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अलग स्टाइल से याद रखने की। कौन सा वाला? इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला जो अपना फॉर्मूला था, ये दिस फॉर्मूला, इसको हम लोग इस तरीके से याद नहीं रखते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे बाय दिस वे। तो ये क्या है? ये है ए इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला। आप लोग बोलोगे सर अब तक हमने इनवर्स पे बात तो कर ली, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी यूज दिस फॉर्मूला। देख रहे हो मैंने जो अपना ये स्टेटमेंट था उसी को रीअरेंज करके लिख दिया। अवर ओरिजिनल स्टेटमेंट वॉज कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर। सो आई हैव सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाइड दिस थिंग ऑन एलएचएस। एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो होता है 2, 3, 4 इस टाइप का रियल नंबर होता है, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से काट दिया और यहाँ पे आ गया। तो ये जो नंबर है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये ए से मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होकर आंसर आई दे रही है, तो ये तो इनवर्स की डेफिनेशन है। अगर ए में कुछ मल्टीप्लाई हो और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को तो हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। ए इनवर्स कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज सिंपली एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, इंपॉर्टेंट थिंग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। एक इनवर्स जो आएगा मैट्रिक्स का वो एक ही मैट्रिक्स आएगा, मल्टीपल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। और ये जो यूनिक मैट्रिक्स है, इट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर पे हमने जो बात की थी वो ये थी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी जो चीज़ें हैं वो नॉट डिफाइंड होने लग जाएंगी। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स हम लोग स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही कुछ बात हो गई जैसे फंक्शंस चैप्टर में जब हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वैसे ही जो मैट्रिसेस में इनवर्स होता है उसमें हम इनवर्स तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो उसको हम लोग नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलते हैं। और फंक्शंस में भी जो फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं या नॉन सिंगुलर फंक्शंस भी कहा जाता है। तो मैं फंक्शन से एक एनालॉजी बिठा रहा हूँ। और 2x2 के लिए एक ऐसा रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि मैं इसको
क्या कहते हैं, प्रमोट नहीं करता कि यार ये रिजल्ट याद रखो। मैं तो बोलता हूँ बेसिक डेफिनेशन से जाओ। बट आप लोग देख सकते हैं अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, कोफैक्टर होगी ए के साथ आएगा डी, बी के साथ आएगा माइनस सी, सी के साथ आएगा माइनस बी और डी के सामने आएगा ए। और जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, तो मेरे को एडजॉइंट ए मिल जाएगा डी माइनस बी माइनस सी और ए, और एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए अगर 1 दे रखा है तो ऐसा है, अगर डिटर्मिनेंट ए 1 नहीं होता तो हम लोग वो क्या करते, डिटर्मिनेंट ए अगर 1 नहीं होता तो हम लोग ये वाली क्वांटिटी ए डी माइनस बी सी को डिवाइड कर देते। ठीक, तो ये अपना रिजल्ट। सो इन शॉर्ट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज सिंपल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। और एक स्पेशल रिजल्ट, अगर डायगोनल मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो सारे एलिमेंट जो 0 हो जाते हैं, तो ये आप लोग वेरीफाई करना। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है ना, ये हम लोग अभी इन्वर्स निकालने पे 1-2 प्रॉब्लम्स लेते हैं प्रैक्टिस के, उसके बाद आप लोग ये सेकंड पॉइंट को खुद से वेरीफाई करने की कोशिश करना, तो इन्वर्स निकालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब सब कुछ 0 है डायगोनल के अलावा, तो इन्वर्स बड़ा ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। आप सीधे डायगोनल एलिमेंट्स को ही 1/, कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज एग्जाम्पल्स। हम लोग इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है, इस एग्जाम्पल से हम लोग मैट्राइसेस के जो इन्वर्स के वेरिएशंस है वो लोग समझेंगे, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालने का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपसे। एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ, दूसरा आप लोग कीजिएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2, फिर 1 0 2 के बाद 0 1 2 0 1 4। ओके, 0 1 2 0 1। वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स। सो इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है ये लिखना सीखो। किसी को अभी तक समझ में नहीं आया तो प्लीज फोकस। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2। 4 माइनस 2 2 होता है। ठीक है, तो 2, और पोजीशन पॉजिटिव है तो यहां लिख लूंगा मैं 2। नेक्स्ट 0 की वजह से आएगा 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, तो सिंपली 0 ही आ गया, पोजीशन नेगेटिव और वैल्यू 0। थर्ड, इस 2 के लिए 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, तो आंसर 0 ही आ रहा है, पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए क्या आएगा, पोजीशन काटा, 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 विद अ नेगेटिव पोजीशन, तो आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ -2, दैट इज +2। ऐसे ही आप कंप्लीट करते जाएंगे तो इस 1 के लिए आएगा 4 माइनस 0, सो दिस इज 4। देन इस 2 के लिए 1 माइनस 0 पर नेगेटिव पोजीशन -1। नेक्स्ट इस 0 के लिए 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, तो आंसर आ रहा है -2। नेक्स्ट इस 1 के लिए 2 माइनस 0, तो आंसर आ रहा है 2, बट पोजीशन नेगेटिव है तो -2। ये पोजीशन नेगेटिव है का क्या मतलब है, ये मैं डिटरमिनेंट चैप्टर में बता चुका हूँ। ऐसे लिखते थे ना हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोजीशन की वजह से हम लोग माइनर से कोफैक्टर कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं, प्लस माइनस कंसिडर करके। एंड लास्ट 4 की वजह से आएगा 1 +1, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग +1। ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, सो वी विल गेट एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा 2 0 0 2 4 -1 -2 -2 1। आपको ये कैलकुलेशंस खुद से परफॉर्म करनी पड़ेगी बेटा। इन्वर्स निकालना मजाक बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। एंड सबसे बड़ी बात बताऊं, कॉन्सेप्ट तो इजी है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ये जो बहुत सारी कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं ना, इस बीच आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो उससे
सॉरी, तो उससे आपको बच के रहना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो फाइनली अपने पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें चाहिए था इनवर्स, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा वो भी निकालना पड़ेगा अलग से, तो आप लोग निकालिए। इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो हो जाएगा 2। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा, इस एडजॉइंट ए में हर एलिमेंट से 2 डिवाइड कर दो, 1 1 -1 0 2 -1 0 -½ एंड +½ समझ में आया पूरा प्रोसीजर? अगर कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, इसको फिर से देखिए और अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने किया है, अब नेक्स्ट वाला आप लोग परफॉर्म कीजिए। ये प्रॉब्लम का इन्वर्स आप निकालने की कोशिश करो। इसका आंसर जो है यहाँ दे रखा है, ईच एंड एवरी स्टेप विल बी सेम जो हमने फर्स्ट में किया था। ठीक, सो दिस इज हाउ इन्वर्स इज कैलकुलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है इसका, अब इसको कैसे क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करें। तो लेट सपोज अपना ओरिजिनल क्वेश्चन सेकंड वाला है ये। सो ऐसा कुछ दिया हुआ है और बोला गया है फाइंड ए। सो अब आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग कैपिटल ए को अज्यूम कर सकते हो। लेट अस अज्यूम दैट कैपिटल ए में 4 एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 की होगी ABCD, और फिर मल्टीप्लाई करके खूब सारा कंपेयर कर दो। बट आई वुड सजेस्ट यू, आप ऐसा समझो, इसको हम लोग P बोल देते हैं, ये तो A है ही, और इसको Q बोल देते हैं, ठीक है, और ये तो आइडेंटिटी है। सो PAQ लिखा है I के बराबर। वॉट आई विल डू इज, अगर मुझे बोला जाता है PAQ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो मैं बोलूंगा आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय P इनवर्स। मैं दोनों साइड को P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब कौन सा वाला मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन की पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्री मल्टीप्लीकेशन। सो प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है अगर LHS में लेफ्ट साइड से किया है तो RHS में भी लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। AB और BA दो अलग बातें होती हैं, है ना, तो ऑर्डर मैटर करेगा। और सिमिलरली मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Q इनवर्स से, आई एम मल्टीप्लाइंग राइट साइड से Q इनवर्स। समझ में आ रहा है? करेक्ट है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो P इनवर्स P जो है वो तो I होगा, A एज इट इज, Q इंटू Q इनवर्स जो है वो भी I होगा। तो डायरेक्टली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एंड वी आर गेटिंग दैट A जो है वो P इनवर्स Q इनवर्स के बराबर है। फर्दर आप इसमें एक और स्टेप आगे प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि A जो है वो QP का इनवर्स है, मतलब इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाता है, ऑर्डर रिवर्स कर देता है। सो व्हाट द होल सिनेरियो इज, सिंपली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, जो हमने जिसको P और Q बोला है, आप QP निकालो और उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लो। तो फाइनल आंसर विल बी दिस थिंग। फाइनल आंसर मैंने दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए, तो आप लोग उसको वेरीफाई करो। फाइनल आंसर आएगा एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 9, -14, -16 एंड 25। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करने की बजाय, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आपको एक पाथ दे रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे आप चलिए और फाइनल आंसर तक खुद पहुंचिए। मेजर स्टेप्स जो है वो मैंने बीच में बता दिए। थर्ड क्वेश्चन आई विल नॉट डिस्कस, यू सिंपली सॉल्व इट। एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में, IIT JEE एडवांस में आने लायक बिल्कुल सवाल है। एक fx दिया है आपको फंक्शन, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी, आसान सी मैट्रिक्स है। आप इसका इन्वर्स निकालिए, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, आप इसमें x की जगह -x रखिए, इसके ट्रांसपोज में x की जगह -x रखिए और देखो कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं। फाइनल आंसर जो है इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, फाइनल आंसर B ऑप्शन और C ऑप्शन है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, फंक्शंस चैप्टर और मैट्रिक्स चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, आइए। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है अपना एक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पकड़ोगे, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, प्योर कॉन्सेप्ट है, तो सुनते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। जैसे मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बोलता है अगर AB इज इक्वल टू AC है और A नॉन सिंगुलर है तो B और C को इक्वल होना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें प्रूफ क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज देयर टू प्रूफ, वी कैन सिंपली से दैट, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर वी कैन सिंपली से इफ AB इज इक्वल टू AC, तो A से A कट गया, आंसर आ गया B इक्वल टू C।
ठीक है, तो ये गलत है, रॉन्ग, दिस इज अटरली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। तो फिर करेक्ट अप्रोच क्या है? ठीक है, आप ऐसे कोई मैट्रिक्स में ऐसा कोई कैंसिलेशन नहीं होता है, इनफैक्ट रियल नंबर्स में भी नहीं होता। रियल नंबर में भी अगर 3x इक्वल टू 5x दिया तो आप x से x नहीं काटते हो, x से x काट के थोड़ा बोलोगे 3 इक्वल टू 5। आप लोग सब कुछ LHS में लेके आते हो और फिर कुछ कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हो। खैर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। तो अगर AB और AC बराबर हैं एंड इट इज नोन दैट A इज नॉन सिंगुलर, ये दो बातें दे रखी है, ठीक है, हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो A इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आई कैन मल्टीप्लाई A इनवर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एग्जिस्ट करता है, ये एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी है। A इनवर्स A होता है I, A इनवर्स A होता है I, और I को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है। सो दिस विल बी द टेक्निकल प्रूफ। और AB इक्वल टू AC जो है वो B इक्वल टू C को इम्प्लाई करेगा अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट B विल बी इक्वल टू C। आई बात समझ में? तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स IIT JEE में पहले आया करते थे असर्शन रीजन में। तो असर्शन रीजन अभी बंद हो गया है आना, बट असर्शन रीजन टाइप्स जो होते हैं उसमें ये बहुत अच्छे से आते हैं। इनफैक्ट पूछने को तो ऑब्जेक्टिव में आराम से पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट बना के। सिमिलरली लेट अस ट्राई द फिफ्थ प्रॉब्लम। लेट अस ट्राई द फिफ्थ प्रॉब्लम। सो फिफ्थ प्रॉब्लम इज इफ AB इज null matrix and A is non-singular, then we have to prove that B is null matrix. AB अगर 0 है, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस पे, हमने एक चर्चा कुछ की थी पहले, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज इफ AB इज इक्वल टू 0 एंड A इज नॉन सिंगुलर, ये दो बातें गिवन है, देन B मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स, B को 0 ही होना पड़ेगा। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि हमने बोला था अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो ये A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 का इंप्लाई नहीं करता है ना। हमने ऐसे बोला था ना कि दिस डज नॉट इंप्लाई इधर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, अनलाइक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो किसी ना किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे बोला जा रहा है AB इक्वल टू 0 है और A नॉन सिंगुलर है, A जो है नॉन सिंगुलर है, तब B को नल ही होना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ जो है, कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया बेटा तो आप बहुत इजीली बता दोगे। इनवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं एंड यूजिंग इनवर्स यू कैन से दैट इफ A इज नॉन सिंगुलर दिस मीन्स डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई भी क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं उसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ लेफ्ट साइड में, मैट्रिसेस में हम बात कर रहे हैं। सो A इनवर्स A होता है आइडेंटिटी, नल के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो नल आएगा। सो दिस इंप्लाइज B हैज टू बी नल मैट्रिक्स। ये 2x2 के लिए, 3x3, 4x4, ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये अपना फिफ्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरम टाइप का प्रॉब्लम। प्रूफ करना सीखो, काम की चीजें होती हैं, ठीक। इसी पे हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक लेट अस डिस्कस द सिक्स्थ प्रॉब्लम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स का एप्लीकेशन समझिए, इनवर्स का इम्प्लीकेशन समझिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ AB इज इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, अगर A और B का प्रोडक्ट 0 है और B नल नहीं है, then you have to prove that A must be singular. Now I will give you an argument. Fifth और sixth question same है, yes, fifth and sixth question are exactly the same question, उसी चीज को घुमा के बोला गया है। कैसे? देखो, एक मैथमेटिकल रीजनिंग या एक लॉजिकल चीज आपने पढ़ी होगी सेट थ्योरी में भी, अगर एक चीज P दूसरी चीज Q को इंप्लाई करती है, तो मतलब P का होना Q के होने को इंप्लाई करता है, तो Q का नहीं होना P के नहीं होने को भी इंप्लाई करेगा। P इंप्लाइज Q,
एंड Q डज नॉट एग्जिस्ट इम्प्लाइज P डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों लॉजिकली सेम बात है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जो आप लोग बचपन में थ्योरम्स वगैरह किया करते, क्वेश्चंस वगैरह किया करते थे मैथ्स में। तो मेरा लॉजिक सुनना आप 6th वाले में, मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगा कि अगर ए बी 0 है और बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो ए को सिंगुलर ही होना पड़ेगा, ए को सिंगुलर ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ, अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो जैसे मैंने अभी 5th क्वेश्चन में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था दोनों साइड, लेफ्ट साइड से, तो मेरे को ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा। मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो बी इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। बी इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा? क्योंकि बी नल मैट्रिक्स थोड़ी ना है। बात समझ में आई? मैं रिपीट करता हूं, हमने 5th क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स लिखी थी, कुछ हमने स्टेप्स लिख के सॉल्व किया था और प्रूफ किया था बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सब जो हमने सॉल्व किया था इट वाज अंडर द अजम्पशन कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई हमें इसका उल्टा बोल देता है कि भाई बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा ना तो वी कैन इजीली शो दैट बी नल मैट्रिक्स है। उसी को बोलते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। 5th एंड 6th क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम। 7th क्वेश्चन में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव टाइप। 7th प्रॉब्लम इज ए बी का प्रोडक्ट 0 है और बी इंटू सी आई है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है मेरा, अगर बी इंटू सी आई है तो बी इनवर्स हो जाएगा सी के बराबर और सी इनवर्स हो जाएगा बी के बराबर। आप इस फैक्ट को यूज कीजिए। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बी का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। तो अगर b का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों साइड, b का इन्वर्स में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। तो b का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो इसने तो बोल दिया a 0। तो 7th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन का ट्रिक है, जो a है वो नल मैट्रिक्स है और a अगर नल मैट्रिक्स है तो a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस सी का स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि a नल है, इट इज सिंपली रिटन b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो b इंटू बी इंटू सी इंटू सी, b इंटू बी इंटू सी हो जाएगा b इंटू आई इंटू सी which will be b into c which will be I. So the answer for the 7th problem is I, identity matrix.